फर्स्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखने जा रहे हैं टॉपिक। ये टॉपिक आधुनिक भारत से संबंधित है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो ये आपको आधुनिक भारत में कनेक्ट करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि यूरोपीय में पहले कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं। जैसे कि पहले जो है पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड आए, है ना। तो इस प्रकार से ये कनेक्ट होता चला जाएगा आपका, अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसका पहले ही टॉपिक से। तो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये नीचे मैप दिख रहा होगा, छोटा सा बनाया गया है यूरोप का मैप इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे कि ये है भारत, तो कैसे स्थल मार्ग से अगर बताया जाए तो कैसे ये यूरोप को कनेक्ट करता था भारत। ऐसा नहीं है कि बोला जाता है ना कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की, तो बोलते हैं वास्को डिगामा। नो, बिल्कुल गलत है। वास्को डिगामा जो है भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने का रास्ता उन्होंने खोजा था। ठीक है, भारत जो है प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत है उसका व्यापार यूरोप से, एशिया से होता रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, मेसोपोटामिया सभ्यता से हमारा जो था सिंधु सभ्यता का क्या होता था, व्यापार हुआ करता था पहले भी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा है ये चीज़ को। इसी प्रकार से आधुनिक भारत में भी क्या था कि इस टाइम पे भी यहाँ से व्यापार हुआ करता था स्थल मार्ग से और समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग ये वाला हुआ करता था और स्थल मार्ग ये वाला हुआ करता था। अब हम कारण जानेंगे कि ये स्थल मार्ग बंद क्यों हुआ, क्या कारण रहा। स्थल मार्ग जैसे कि दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है पहले भारत से ही कनेक्ट था, तो अफ्रीका होते हुए ईरान, इराक, तुर्की से होते हुए ये यूरोप में जाया करता था, जैसा कि अब हम नीचे देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्थल मार्ग था। तो कैसे, पहले भारत हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, उसके ईरान, इराक, फिर तुर्की, इस प्रकार से जाया करता था हमारा सामान। ठीक है, इस साइड तो तुर्की हो गया। अब तुर्की से यूरोप जाने के लिए ना बीच में जो है सागर पड़ जाता है, जैसा कि काला सागर और मरमरा सागर। इसके बीच एक छोटी सी जल संधि है, छोटा सा जो रास्ता होता है ना, पतला सा संकरा सा रास्ता, उसको जल संधि कहते हैं। तो बास्पोरस जल संधि है, इसको पार करने के बाद ये यूरोप में जाया करता था सामान, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन ये बंद होने का रीज़न हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो रीज़न क्या हुआ, यहाँ पे समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि यूरोप का पूर्वी भाग, यहाँ पर इटली या ग्रीस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला भाग है ना, यहाँ पे जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो भाग पड़ता है, यहाँ पे है रोमन साम्राज्य ग्रीस में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ रोमन साम्राज्य में एक होता है पश्चिमी भाग, जिसकी राजधानी क्या होती है, राजधानी होती है रोम। ठीक है, और एक होता है पूर्वी भाग, जो कि किससे जुड़ रहा होता है, बास्पोरस जल संधि से जुड़ रहा होता है। ठीक है, वो वाला भाग। ठीक है, तो इसका बेस बिजंतनिया साम्राज्य होता है और इसकी राजधानी जो होती है वो होती है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, अरब के लोग इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे, ये वाला, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये वाला भाग। ठीक है, वर्तमान में इसको इस्तांबुल अभी वर्तमान में कहते हैं। ठीक है, तुर्की का भाग ही है ये, तुर्की का भाग जो यूरोप में पड़ जाता है उसको इस्तांबुल कहते हैं वर्तमान में। और ये कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये वाला भाग से यहाँ से हुआ करता था। लेकिन समस्या क्या उत्पन्न होती है, कुस्तुनतुनिया बिजंतनिया साम्राज्य की राजधानी थी, जो धार्मिक स्थल था। यहाँ पे ये धार्मिक स्थल हुआ करता था उस टाइम पे, और तुर्की से एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। ये जो इस एरिया में पड़ रहा है ना, यहाँ पे एक साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, तुर्की में, तो तुर्की से एक नए साम्राज्य का उदय होता है। कौन सा साम्राज्य होता है, वो होता है उस्मानिया। उस्मानिया क्या करते हैं, 4053 में वो क्या करते हैं, बेजंतनिया जो है ना, कुस्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लेते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग जो धार्मिक लोग थे उनको भगा दिया जाता है वहाँ से। ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य ने स्थल मार्ग पर अधिक कर लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, अब भारत से यूरोप का स्थल मार्ग क्या हो गया, असंभव हो गया। अब भाई समस्या क्या हो गया, ये जो हमारा मैप दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से,
यहाँ पे से इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए अब कर बहुत देना पड़ता था, अर्थात टैक्स बहुत देना पड़ता था। और जितने का सामान नहीं आता था उतने ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता था। इसलिए क्या हुआ, समस्या उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। अब लोगों ने दूसरे मार्ग की खोज करनी आरंभ कर दी। दूसरा मार्ग कौन सा बचा था हमारे पास? दूसरा मार्ग बचा था हमारा जल मार्ग, जो कि यहाँ पे था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अरबों का शासन हुआ करता था, अरब के हाथों में था ये। तो अरब के हाथों में होने के कारण क्या हो गया, वो भी रास्ता बंद हो गया। जलमार्ग के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने डिटेल में हर चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अरब इस पर मन माना रवैये से अपने तरीके से कर लगाया करते थे, है ना। तो इस वजह से ये वाला मार्ग बंद हो गया। अब लोगों को, यूरोपियों को एक नए मार्ग की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अब यूरोप जब यहाँ आ रहे हैं तो कोई रीज़न होगा। यदि हम गांव से शहर आ रहे हैं तो कोई रीज़न है। रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हर चीज़ अच्छा मिल रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लोग आ रहे हैं कमाने के लिए। तो इसी प्रकार से जो यूरोपीय थे ना, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट था भारत आना, क्योंकि यहाँ पे व्यापार के दृष्टिकोण से एक तो कच्चा माल बहुत सस्ता मिल रहा था, ठीक है, मसाले बहुत ज़्यादा सस्ते थे। वो मसाले जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। वहाँ पे मांस मच्छी खाया जाता है यूरोप के साइड में। तो यूरोप में मांस मच्छी खाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, बहुत लंबे दिनों के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है, अथा सुरक्षित करके रखा जाता है। तो इसकी वजह से उसके लिए मसाले की आवश्यकता पड़ती थी। इस वजह से हम ये काले मिर्च वगैरह की आवश्यकता पड़ी। तो ये यूरोप वाले जो थे वो यहाँ आना आरंभ किए थे, ठीक है। तो यूरोप में आने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो यूरोप में ये वाला हमने देख लिया कि यूरोप में मांस मच्छी लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा पुनः जागरण का काल आना आरंभ हो गया था। अर्थात अब हम ये समझते हैं, ये क्या था, पहले जो था ना मानव केंद्रित था, उसके बाद ईश्वर केंद्रित हो गया। लेकिन लोगों ने देखा कि ईश्वर केंद्रित, हमने माना कि भगवान पे सब कुछ है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो लोग जो धार्मिक लोग थे उनके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि कुस्तुनतुनिया से उनको भगा दिया गया है ना, तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब ईश्वर भी अच्छे नहीं है, उनका भी मान नहीं था। तो पुनर्जागरण का काल, लोगों में नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, तर्क शक्ति का विकास हो रहा था लोगों में, लोग कुछ जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे। तो मानव में नए नए खोज होना आरंभ हो गए थे, ठीक है। तो पुनर्जागरण का काल आरंभ हो गया था। तो स्पेन और पुर्तगाल की जो भौगोलिक खोज करने के लिए स्पेन से अभियान चला, ठीक है। किनका चला अभियान? कोलंबस के नेतृत्व में स्पेन से अभियान चला गया भारत के रास्ते की खोज करने के लिए। लेकिन कोलंबस क्या किया, इसने अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है। ये बहुत फेमस है, जैसा कि पता है। कोलंबस को भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन ये भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल में जो है ना, यहाँ पे द नेविगेटर कहा जाता था प्रिंस हेनरी को। प्रिंस हेनरी जो थे वो समुद्री को नक्शा बनाने के लिए बहुत माहिर थे, बहुत ज्ञानी थे ये, ठीक है, इस विषय में। तो प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट का मैप तैयार किया। आप समझ रहे हैं, पूर्व पश्चिम है ना, तो पूर्व पश्चिम अर्थात ये जो हमारा अफ्रीका है ना, तो ये वाला मैप मान लीजिए। तो इस वाले एरिया का ना, यहाँ से यहाँ तक कैप ऑफ वुड, ये वाला है जो है, ये स्थान है, यहाँ तक जाने का ना रास्ता था, और यहाँ पे पड़ जाता था पुर्तगाल। तो यहाँ तक जाने का रास्ता पता था, ठीक है। प्रिंस हेनरी को इन्होंने मैप बना लिया था। इसी के सहारे पहले जो निकलते हैं वो थे वॉथलियो मोडियाज। ये जो है कैप ऑफ वुड तक पहुंच जाता है, ठीक है। कैप ऑफ वुड का नाम कैप ऑफ स्टॉर्म नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। अब देखते हैं 1947 में वास्को डिगामा निकलते हैं पुर्तगाल से। 47 में निकलते हैं, 1497 में निकलते हैं, 1498 में भारत पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, पुर्तगाल से निकलते हैं और कैप ऑफ वुड होप तक जाते हैं,
जैसे कि मैंने बताया था, ये मैप है, यहाँ तक जाते हैं पश्चिमी इसका ये नेविगेटर जो कहलाते थे प्रिंस हेनरी, उनके नक्शे को देखते हुए ही यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ तक तो उनके बारे में उनको बहुत भली भांति पता था क्योंकि उनके पास नक्शा था, ठीक है। लेकिन वो जब यहाँ तक आते हैं ना, तो यहाँ पे अब्दुल मलिक जो कि गुजरात का था, वहाँ यहाँ पे मिल जाता है। ये मिल जाता है तो ये बताता है भारत जाने का रास्ता। तो यहाँ पे पड़ता है हिंद महासागर, तो यहाँ से पार होते हुए यहाँ पे पड़ता है भारत, तो इसको पार करते हुए ये भारत की ओर निकलता है, ठीक है। और ये 3 जहाज लेकर आता है, ठीक है। और ये पहुंचता है 1498 में मालाबार तट, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये मालाबार तट है। यहाँ तक पहुंचता है। केरल के कालीकट में जैमोरियन जो होता है राजा, उसने स्वागत किया था इसका। ये इसलिए करता है जैमोरियन क्योंकि ये भी थोड़ा तंग आ चुका था अरबों के कारण, ठीक है। क्योंकि एक ही अरब थे, वही यहाँ पे व्यापार करते थे और पूरा हिंद महासागर में अरबों का ही कंट्रोल था। तो ये स्वागत इसलिए करता है कि एक नया व्यक्ति देखने को मिलता है और उसे लगता है कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो भारत से मसाले जड़ी बूटी लेकर यूरोप चला जाता है और इसे जब वहाँ पे वो बेचता है ना, तो उसे 60 गुना इसको फ़ायदा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कालीकट जो है ना, उसको कोझिकोड कहते हैं इस टाइम पे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मैप हो गया। अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है पेड्रोडा द अल्बरेज, ठीक है। ये 11 जहाज लेकर आता है, उसमें नौसेना लैस होती है और अरबों से लड़ाई भी होती है इसकी। जैसा कि मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो है हिंद महासागर पर जाता है। हिंद महासागर में ये क्या होता है, यहाँ से इसकी लड़ाई होती है क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा जो अधिकार कर रखा था वो अरबों ने कर रखा था, तो इनकी लड़ाई इससे हो जाती है, ठीक है। फिर 1502 में वास्को डी गामा अगेन आता है, दोबारा आता है भारत। यहाँ पे आता है, अरबों के जहाज़ों पर हमला करता है, ठीक है। और हिंद महासागर पर एक छत्र राज कर इस बार ये जाता है, ठीक है, वास्को डी गामा। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हिंद महासागर पे अब पुर्तगालियों का शासन हो गया है। एमोनियल प्रथम जो है, जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलता है, तब पुर्तगाल का राजा ये होता है, ठीक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। एमेनुअल प्रथम जो होता है इस टाइम पे राजा होता है, ठीक है। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया तो जेमोरियन ने कोठी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसने क्या किया, व्यापार करने की अनुमति दे दी भारत के साथ, ठीक है। और भारत के व्यापार पर अरबों का हस्तक्षेप था, इसलिए कोठी स्थापित करने की इन्होंने क्या की, अनुमति नहीं दे पाई। लेकिन ये अंदर से बहुत खुश थे, ठीक है, जैमोरियन, ठीक है। जैमोरियन का वास्तविक नाम नहीं है, इनको ये पद दिया गया है, ठीक है, उपाधि दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 1498 में एस्तादो द इंडिया, भारत के पुर्तगाल के द्वारा एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत के व्यापार करने के लिए, ठीक है। एस्तादो द इंडिया की स्थापना कब हो गई, 1498 में ही। कब हो गई थी, जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो ये हो गई थी इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्थापना हो गई। अब मान लिया गया था कि अब जो है पुर्तगालियों का व्यापार यहाँ पे होगा, कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए स्थापना हो गई थी। कोठी की स्थापना नहीं हुई थी, एक कंपनी आ गई थी एक तरह से, एस्तादो डी इंडिया, जो कि व्यापार होगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों का इनका उद्देश्य क्या था, यहाँ भारत आ रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या था। पहला तो व्यापार था कि नॉर्मल बात पता है हमें। नेक्स्ट हमें क्या था, धार्मिक कारण भी थे। ये ना ईसाई धर्म का प्रचार करने भी आए थे। इन्होंने बहुत लोग महिलाओं के साथ शादियां की, ठीक है, और अपने प्रचार प्रसार करना भी आरंभ किया था, ठीक है। और हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना भी इनका एक कारण था। अरबों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे। अरब जो थे, इन्होंने यहाँ पे एक छत्र राज कर रखा था पहले, लेकिन उनको हटाना चाहते थे ये, ठीक है। अब देखते हैं 1503 में क्या होता है, वास्को डी गामा ने कोचिन में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले 1503 में कोठी की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, वास्को डी गामा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
फ्रांसीसी डी अल्मोडा। फ्रांसीसी डी अल्मोडा कौन थे? ये थे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। अब बोलेंगे गवर्नर पहला, इससे पहले भी तो कोई आया था, इससे पहले तो वही वास्को डी गामा आया, क्यों नहीं है प्रथम? वो गवर्नर नहीं था, वो खोज करता था, वो खोजने आया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए वो प्रथम गवर्नर नहीं माना जाता। प्रथम गवर्नर जो माना जाता है वो फ्रांसीसी डी अल्मोडा माना जाता है। और ये जो था ना, ये जो जल में जो है, अर्थात बोलेंगे हिंद महासागर पर प्रभुत्व जमाया था इन्होंने, और अरबों को यहाँ से खदेड़ा था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जल के क्षेत्र में इनकी जो समुद्री सीमा पे अपने कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, ठीक है, हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया था। ये पुर्तगाल समुद्री डाकू के समान यहाँ से व्यापार करने लगे थे, ठीक है। जब अरब के जहाज पर बहुत ज़्यादा फ्रांसीसी अल्मोडा हस्तक्षेप होने लगा, तब ये अरब व्यापारी, मिस्र के व्यापारी, तुर्की के व्यापारी का व्यापार गुजरात से होता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो थे ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लागू किया, अर्थात ये कि अब हिंद महासागर पर अगर कोई भी आता जाता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, कोई व्यापार करता है तो टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य के राजा भी, अगर अकबर भी वो वहाँ पे कुछ का करना चाहते हैं, उस जगह पे जाना चाहते हैं, हिंद महासागर पे जाना चाह रहे हैं, तो उनको वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इनको आगे मैं बताऊंगी। कार्टेज सिस्टम जो लगाया जाता था, वो कार्टेज जो था वो उपलब्ध करवाया जाता था अकबर को भी, लेकिन पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन यहाँ पे ये जताया जाता था कि अकबर जैसे महान राजा को भी यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाकू के समान हो गए थे, ठीक है। मिस्र के व्यापारी तुर्की के राजा हो गए, गुजरात के राजा के साथ, इनके साथ मिलकर इनका युद्ध भी हुआ था, क्योंकि ये अरबों को आने ही नहीं दे रहे थे, उन पर टैक्स लगा रहे थे इस वजह से। और जबकि गुजरात के साथ इनका व्यापार बहुत अच्छा होता था अरबों का, ठीक है। हिंद महासागर और अरब पुर्तगाली सागर के नाम से जाने लगा। अब हिंद महासागर जो था ना, किस नाम से जाने लगा? पुर्तगाली सागर के नाम से जाने लगा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फ्रांसो डी अल्बुकर। ये कौन था? ये जो था दूसरा गवर्नर था, और इसको वास्तविक गवर्नर कहा गया है क्योंकि इसने रियल में ऐसा लगा कि इसने भारत में आके, इसने तो केवल देखा जाए तो जल क्षेत्र पर ही ना उन्होंने किया था। फ्रांसिस डी अल्मोडा जो थे, उन्होंने जल क्षेत्र पर ही अधिकार किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, स्थल क्षेत्र पर भी अधिकार करना आरंभ कर दिया था। तो इसको दूसरा गवर्नर होने के साथ साथ इन्हें वास्तविक गवर्नर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, गोवा जो है बीजापुर के राजा से छीनकर, जो बीजापुर के जो शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है, आता है यूसुफ आदिल शाह, तो इनसे छीन करके गोवा को 1510 में छीना था इनसे, ठीक है, जीत लिया था इनसे। तो इसके ऊपर मैं बता दूं कि गोवा जो है आज़ाद होता है 1961 में। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका होता है, उस टाइम पे भी गोवा आज़ाद नहीं होता है, उस टाइम भी पुर्तगाल के अंडर होता है गोवा। विजय अभियान चलाया जाता है गोवा के लिए, और 1961 में गोवा जाके आज़ाद होता है, ठीक है। तो ये यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर ने, ठीक है। इन्होंने विवाह नीति भी अपनाई थी, इन्होंने क्या किया था, विधवाओं से, जो विधवा थे, विधवा से क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि ये उपेक्षित है समाज से, इनसे ना कोई विवाह करेगा, इनका जीवन भी एक सादा जीवन है, इनमें कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने प्रोत्साहित किया था कि जो पुर्तगाल से लोग आ रहे हैं वो शादी करें इनसे। इन्होंने एक छुपे तौर पे सती प्रथा खत्म करने का भी माना जाता है कि इन्होंने चलाया था, ठीक है। ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ उपकार कर रहे थे। सती प्रथा, इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन वो इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पे पुर्तगाल का शासन फैले, उनका धार्मिक आचरण फैले। अगर मान लीजिए महिला अगर पुर्तगाल की हो गई, तो वो जो धर्म अपनाएंगे, पुर्तगाल के लोग अपनाएंगे, वो भी तो वो महिला अपनाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो इस प्रकार से उनका जनरेशन जो है यहाँ पे बनता चला जाएगा, और ये पुर्तगाल उनका जो धार्मिक व्यवहार है वो यहाँ पे अपनाया जाने लगेगा। इस व्यवहार को अपनाते हुए इन्होंने ये कार्य किया था। अब क्या किया इन्होंने,
1511 में इन्होंने मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिया। मलक्का हॉर्म्यूज जलसंधि है, मलक्का जलसंधि है, इन दोनों पे इन्होंने अधिकार कर लिया था। इन्होंने क्या किया था, कोचीन, कुन्नौर, दमन द्वीप, हुगली, गोवा पर पुर्तगाल ने अपना मद्रास कोठी स्थापित करने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखते हैं नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा जो आते हैं ना, वो तीसरे गवर्नर होते हैं। वास्तविक जो कहलाएंगे वो अल्बुकर कहलाएंगे, और नीनो दी कुन्हा जो होते हैं वो थर्ड पुर्तगाली गवर्नर होते हैं। इन्होंने क्या किया, 1530 में गोवा को ना मुख्यालय बना दिया इन्होंने। कोचीन से हटाकर कोचीन पे व्यापारिक कोठी बनाई गई थी। सबसे पहले किनके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। लेकिन अब कोचीन को हटा दिया गया मुख्यालय को, अब 1530 में गोवा को बना दिया गया मुख्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया इन्होंने। 1559 में दमन पर भी अधिकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, वास्को डी गामा जो है तीसरी बार भारत आया। कब आया, 1524 में, और 1527 में इनकी कोचीन में मृत्यु हो गई, अर्थात डेथ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा जो है वो कौन है, पहले देख लेते हैं। इस समय ईसाई धर्म प्रचारक जोरों पर था, और ईसाई के धर्म गुरु जो सेंट जेवियर हैं भारत आए थे इस टाइम पे। कब आए थे, जब अल्फांसो डी सूजा थे उस टाइम पे जो ईसाई के जो गुरु थे, धर्म गुरु थे, वो सेंट जेवेरियन, वो भारत आए थे। भारत में पुर्तगाल का विचार जो था, पुर्तगालियों का विस्तार जो था वो कहाँ से कहाँ तक हो गया था, ये देख लेते हैं हम। तो कोचीन, कुन्नौर, गोवा, दमन द्वीप, हुगली, मद्रास, हॉर्मुज, मलक्का, साल्सेट, यहाँ पे इनका अधिकार हो चुका था। अब देखते हैं परमिट प्रणाली। परमिट प्रणाली में कार्टेज प्रणाली थी, जो कि हिंद महासागर पे जाने के लिए, व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा कार्टेज लेना होता था। ठीक है, पुर्तगाली दिया करते थे पैसे में, और ये अगर कोई व्यक्ति बिना कार्टेज लिए अगर हिंद महासागर में व्यापार कर रहा है तो उनके जहाज़ों को लूट लिया जाता था इनके द्वारा। ठीक है, पुर्तगाली के कारण, धार्मिक कारण, पुर्तगाली आए उनका क्या क्या कारण था ये बोला गया है। तो धार्मिक कारण था, ये ईसाई धर्म को बढ़ाते थे, ये अपने धर्म को लेकर कट्टर थे और दूसरे धर्म का आदर नहीं करते थे। ठीक है, स्पेन का वर्चस्व पुर्तगालियों पर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, स्पेन का जो वर्चस्व है ना पुर्तगालियों पर हो गया था। शक्तिशाली देश का भारत में आने का कारण, अब देखते हैं पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या क्या किया यहाँ पे आके। तो गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाए ये। ठीक है, आलू, पपीता जो आजकल हम देखते हैं, तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च लेकर आएंगे। और गोथिक शैली क्या होती है, इनकी जो चर्च होती है ना, इस प्रकार से बनी होती है गोथिक शैली में। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। आई होप ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई होगी तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं, आप इसे जूम करके, और मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप इसे आराम से इसे लिख सकते हैं, जो कि आपको बहुत सहायक होगी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये वाले जो चैप्टर होते हैं जो आधुनिक भाषा से संबंधित है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं। हाँ, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया भी होगा, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।